फ्रेंड्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो लेक्चर 3 है, जिसका टॉपिक है एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी एंड इट्स टाइप्स एंड मेयर रिलेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे एंथैल्पी के बारे में, फिर हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी क्या होती है उसके बारे में, और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में। सबके फॉर्मूला, डेफिनेशन, यूनिट्स सबकी बात की जाएगी और हम एंड में बात करेंगे मेयर्स रिलेशन क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एंथैल्पी की। तो प्रीवियस लेक्चर, वीडियो लेक्चर 2 में आपने देखा था कि हमने लास्ट टॉपिक एंथैल्पी की बात की थी कि जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसका आइसोबारिक कंडीशन पे जो कंक्लूजन आता है, वहां से हमारे सामने एंथैल्पी टर्म आता है। एंथैल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं। तो आइए एंथैल्पी की बात करते हैं। आइसोबारिक कंडीशन पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा, वहां से ये कंक्लूजन निकल के आया था कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट होता है, उसे एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहली बात हम यही कहेंगे, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम। यानी जो सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट होगा, सिस्टम का जो टोटल हीट होगा कांस्टेंट प्रेशर पर, जिसको हम QP बोल रहे हैं, वो किसके इक्वल है? एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम की। यानी QP इज इक्वल टू डेल्टा H। ठीक है, इट इज अ स्टेट फंक्शन, ये एक स्टेट फंक्शन है एंड इट इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टेट फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मास और मैटर पर डिपेंड करता है। तो एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू टोटल एंथैल्पी फाइनल माइनस टोटल एंथैल्पी इनिशियल। अब अगर डेल्टा H पॉजिटिव है या डेल्टा H मोर देन जीरो है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम की एंथैल्पी बढ़ रही है। दैट मीन्स इफ डेल्टा H इज पॉजिटिव और डेल्टा H इज मोर देन जीरो, इट मीन्स दैट एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। सेकेंड थिंग, इफ डेल्टा H इज नेगेटिव और डेल्टा H इज लेस देन जीरो, देन इट मीन्स एंथैल्पी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज। यानी कि अगर सिस्टम में डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आ रही है या डेल्टा H लेस देन जीरो है, इसका मतलब है इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो रही है। अगर डेल्टा H जीरो आता है, डेल्टा H जीरो कब आएगा स्टूडेंट्स? जब टोटल एंथैल्पी फाइनल और टोटल एंथैल्पी इनिशियल सेम होगी, और जब फाइनल और इनिशियल एंथैल्पी की वैल्यू सेम आएगी तो डेल्टा H जीरो आएगा, और जब डेल्टा H जीरो आएगा तो हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, सिस्टम की एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। अभी जो हमने ऊपर बात की एंथैल्पी के बारे में, वो था एंथैल्पी का थ्योरेटिकल डेफिनेशन, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आइसोबारिक कंडीशन पे आया। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। मैथमेटिकली क्या होता है स्टूडेंट्स की एंथैल्पी एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क दोनों इंक्लूड होते हैं। तो हम क्या कहेंगे? मैथमेटिकली एंथैल्पी इज अ फंक्शन विच इंक्लूड्स इंटरनल एनर्जी एंड पीवी वर्क। मीन्स H एंथैल्पी जो होगा, इट इज इक्वल टू E प्लस पीवी। एंथैल्पी किसके इक्वल है? E प्लस पीवी की। अब क्योंकि हम जनरल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा H हो जाएगा, E भी एक स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा E हो जाएगा, और PV के आगे हम डेल्टा लगा देंगे, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में से क्या कांस्टेंट है ये तो हमें नहीं पता। तो एक जनरल फॉर्मूला जब हम लिखेंगे एंथैल्पी का, तो हम लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। अब दो कंडीशन हमारे पास हो सकती है कि या तो प्रेशर कांस्टेंट हो तो P बाहर आ जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो V बाहर आ जाएगा। तो जनरल फॉर्मूले में तो स्टूडेंट्स क्या होगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी ही, डेल्टा P V ही होगा। अब अगर हम बात करें इसी को ही कांस्टेंट प्रेशर पे, क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा स्टूडेंट्स? P कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा P जीरो होगा, इसलिए P बाहर आ जाएगा, राइट। तो डेल्टा P की जगह हम, डेल्टा P तो जीरो हो गया, तो हम P बाहर लिख देंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? सो डेल्टा H विल बिकम डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, बिकॉज हियर प्रेशर इज कांस्टेंट, राइट। डेल्टा P इज जीरो। अगर यही एंथैल्पी का फॉर्मूला हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखना हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा? डेल्टा V जीरो हो जाएगा, V कांस्टेंट होगा तो V बाहर आ जाएगा। सो वी विल राइट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस V डेल्टा P। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए।
अब बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो स्टूडेंट, एक मज़ेदार बात आपके सामने आ रही है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंथैल्पी ऑफ सिस्टम भी कांस्टेंट रहता है। अभी क्यों होता है? तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ई तो कांस्टेंट होता ही है, ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें, जहाँ पे हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं, जहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीवी कांस्टेंट होता है, तो वहाँ से हम क्या कह देंगे कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी जो प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट है वो भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ई भी कांस्टेंट है। तो जब डेल्टा एच, या हम जो एच की बात कर रहे हैं, एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, उसमें दो कंपोनेंट हैं, एक है ई और एक है पीवी। और अगर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है तो ई भी कांस्टेंट है, पीवी भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर एच क्या आएगा? कांस्टेंट, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। ओके, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहती है, एच कांस्टेंट रहता है और डेल्टा एच जीरो होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हीट कैपेसिटी। इसको हम सी से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सी। ये होता क्या है? देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बेसिकली हमें उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको उसको हीट करना होगा, या हम ये कहें कि हम जब सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर हमें सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है तो हमने जितनी हीट सिस्टम को दी, या सिस्टम ने जितनी हीट ली, या सिस्टम को जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो हम क्या कह देंगे? द क्वांटिटी और द अमाउंट ऑफ हीट required to increase the temperature of the system by 1 Kelvin is called as heat capacity। यानी वो क्वांटिटी या वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए, उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड पाथ फंक्शन। हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी इसकी वैल्यू मैटर और क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, और ये एक पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यूज इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब नेक्स्ट है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। जब हम इस हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले की बात करें तो C क्या हो जाएगा? Q अपॉन डेल्टा टी। C क्या है? हीट कैपेसिटी। Q क्या है? जो हीट एब्जॉर्ब होगी सिस्टम के द्वारा, और डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर चेंज। इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 केल्विन, डेल्टा टी क्या है? 1 केल्विन है, देन C इज इक्वल टू क्यू। अगर डेल्टा टी 1 केल्विन हो जाए तो हम यही तो कह रहे हैं कि हमारी डेफिनेशन क्या है कि सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज करना है। तो उस समय जो हीट आप दोगे वो हीट कैपेसिटी कहलाएगी। उस समय जो क्यू होगा वो सी के इक्वल आएगा। तो यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या हो गया? क्यू जो कि है हीट, उसको मेजर करते हैं जूल में या कैलोरी में, और डेल्टा टी हम मेजर करते हैं केल्विन में। तो हीट कैपेसिटी की यूनिट हमारी हो जाएगी जूल पर केल्विन और कैलोरी पर केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलर हीट कैपेसिटी। इसको सी एन से डिनोट करते हैं, सी फॉर हीट कैपेसिटी, एन फॉर मोलर। इट इज डिनोटेड बाय सी एन, राइट। अब ये जो मोलर वर्ड आ गया है तो कहीं ना कहीं ये 1 मोल से रिलेटेड है। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन वही रहेगी, लेकिन इस बार हम जिस सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ा रहे हैं हीट देकर, वो सिस्टम है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो जब आप किसी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कर रहे हो और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ रहा है, तो उस हीट रिक्वायर्ड को हम मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने स्पेसिफिक बात कर दी है। तो जब कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली 1 के लिए डिफाइन की जाती है तो वो इंटेंसिव बन जाती है। ऐसा हमने यूनिट लेक्चर 1 में पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, राइट। तो जो यहाँ पे हीट कैपेसिटी थी वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जो मोलर हीट कैपेसिटी है, जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए बात की जा रही है, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। तो देखिए ध्यान से, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी। जो हीट रिक्वायर्ड होगी टेम्परेचर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए, उसको हम बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी।
इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये क्वांटिटी और मैटर पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि आपने इसको 1 मोल के लिए, यूनिटी के लिए डिफाइन किया है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं, सी एन यानी हम मोलर हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सी एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। जब n 1 मोल है, डेल्टा टी 1 केल्विन है, डेल्टा टी 1 केल्विन है, n 1 मोल है, तो सी एन इज इक्वल टू क्यू आएगा। यानी जब आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ले रहे हो और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ा रहे हो तो उस समय जो हीट एब्जॉर्ब होगी, उस समय जो हीट रिक्वायर्ड होगी Q, वो सी एन के इक्वल होती है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की हीट कैपेसिटी जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाय एस। अब देखिए यहाँ पे हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो जब हम हीट कैपेसिटी की बात कर रहे थे तो वो एक जनरल बात थी। मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे थे मतलब वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए बात थी। और जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हो तो ये 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए बात हो रही है। डेफिनेशन हीट कैपेसिटी की वही होगी, बस स्पेसिफिकली 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए बात कही जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम कभी जब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लेते हैं और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाते हैं तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट क्योंकि ये भी आप किसके लिए बात कर रहे हो, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए, राइट तो ये भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन डब्ल्यू डेल्टा टी। अब यहाँ पे W क्या है, जो मास ऑफ सब्सटेंस आप ले रहे हो वो तो 1 ग्राम है। डेल्टा टी क्या है, जो टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो वो डेल्टा टी 1 केल्विन है। तो S किसके इक्वल आएगा, Q के। तो अगर W 1 ग्राम है, सब्सटेंस 1 ग्राम लिया है, डेल्टा T 1 केल्विन है, तो S किसके इक्वल आएगा, Q के इक्वल आएगा, राइट। तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए, उसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी की। नेक्स्ट टाइप की हीट कैपेसिटी है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए जब हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं तो वो कहलाती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP, राइट। P फॉर प्रेशर जो कि कांस्टेंट है और C फॉर हीट कैपेसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हीट कैपेसिटी का मतलब जो हो गया कि हम टेम्परेचर 1 केल्विन से किसी सिस्टम का बढ़ाएंगे लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाई कर देंगे कांस्टेंट प्रेशर की। तो हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन से आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम कांस्टेंट प्रेशर पे उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो CP क्या हो जाएगा, QP अपॉन डेल्टा टी। C का फॉर्मूला हमारा क्या था, Q अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि यहाँ कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी ले रहे हो इसलिए CP है, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिक्वायर्ड है, हीट एब्जॉर्ब्ड है, इसलिए QP हो गया। अब हम अच्छे से जानते हैं, हमने अभी पढ़ा है शुरुआत में कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट है वो एंथैल्पी चेंज के इक्वल होता है। तो QP इज इक्वल टू डेल्टा H हो जाएगा, और डेल्टा H को हम पुट अप कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। तो CP क्या आएगा, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। तो CP यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा H को हम क्या लिख देंगे, CP डेल्टा T। और स्टूडेंट्स आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि डेल्टा H डेल्टा T का फंक्शन होता है। डेल्टा H डेल्टा T पे डिपेंड करता है। अगर डेल्टा T जीरो आएगा तो डेल्टा H भी जीरो आएगा। और आपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, क्योंकि डेल्टा T जीरो होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो डेल्टा H भी जीरो आएगा, H कांस्टेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला भी निकाल लिया, एंथैल्पी का CP के साथ भी फॉर्मूला निकाल लिया, और हमने यहाँ से प्रूव भी कर दिया कि डेल्टा H डेल्टा T पे डिपेंड करता है, एंथैल्पी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट टाइप की जो हीट कैपेसिटी की हम बात करने वाले हैं वो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
जैसे आपने बात की है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वैसे ही होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको CV बोलते हैं। अब ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, सेम हीट कैपेसिटी की कंडीशन होगी जब हम सिस्टम को हीट देंगे, टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज होगा, बट यहाँ पे बात होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो हम क्या कह देंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी जो हीट रिक्वायर्ड होती है किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसे हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। अब ये CV क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू QV अपॉन डेल्टा टी। हमारा जो हीट कैपेसिटी C का फॉर्मूला था वो Q अपॉन डेल्टा टी था, क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं इसलिए CV हो जाएगा विच इज इक्वल टू QV अपॉन डेल्टा टी, राइट। अब क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो QV होता है, टोटल हीट कंटेंट होता है, वो इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होता है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन 0 है, तो QV किसके इक्वल आएगा, डेल्टा E के। तो इस QV की जो वैल्यू है डेल्टा E वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो CV का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा E किसके इक्वल आ जाएगा, CV डेल्टा टी। तो यहाँ से हमने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला CV के टर्म्स में निकाल लिया और ये भी प्रूव कर दिया कि डेल्टा E डेल्टा टी पे डिपेंड करता है। कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो डेल्टा T 0 होगा, तो डेल्टा E की वैल्यू भी 0 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल नोट की, कुछ स्पेशल पॉइंट की। पहला स्पेशल नोट क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस हीट कैपेसिटी इज इन्फिनिटी। आइसोथर्मल प्रोसेस जब होगा उस समय हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, डेल्टा टी क्या होगा, 0, और हमारा C का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन डेल्टा टी, तो Q अपॉन 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी, सो C कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ठीक है। नाउ ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस हीट कैपेसिटी 0। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि कोई हीट ट्रांसफर होता ही नहीं है एडियाबेटिक प्रोसेस में, कोई हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता ही नहीं है। तो जब हीट एक्सचेंज ही नहीं होगा, क्यू चेंज ही नहीं होगा, क्यू की वैल्यू 0 आएगी, तो उस समय एक्चुअली यहाँ पे डेल क्यू होता है जो 0 होता है, हीट ट्रांसफर 0 होता है। क्यू 0 लिखने का मतलब है कुछ भी हीट का चेंज नहीं हुआ, तो फिर C की वैल्यू भी 0 आएगी, राइट। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी 0 और आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के इस वीडियो लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन आपके दो तरह से पूछा जाता है। पहला, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पूछा जाएगा कि मेयर्स रिलेशन को डिराइव करो या मेयर्स रिलेशन को लिखो, और दूसरा उस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, राइट। तो देखिए हम समझते हैं मेयर रिलेशन कहाँ से आता है। सबसे पहले देखिए, वी नो दैट एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी चेंज इज। कांस्टेंट प्रेशर पे हम एंथैल्पी चेंज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा फॉर्मूला है एंथैल्पी चेंज का कांस्टेंट प्रेशर पे, जो कि है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी। अब आगे देखिए, जब हम बात करें 1 मोल ऑफ गैस के लिए तो डेल्टा H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो फॉर 1 मोल ऑफ गैस डेल्टा H इज इक्वल टू CP डेल्टा T। 1 मोल के लिए डेल्टा H CP डेल्टा T है, अगर आप n मोल के लिए बात कर रहे हो तो डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T हो जाएगा। इसी तरह से फॉर 1 मोल ऑफ गैस डेल्टा E क्या हो जाएगा, CV डेल्टा T। तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए डेल्टा H और डेल्टा E की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हम जानते हैं कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर रखा है, और 1 मोल ऑफ गैस के लिए आप बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T, राइट। 1 मोल ऑफ गैस लिया है और प्रेशर कांस्टेंट है, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो P डेल्टा V क्या आ गया, R डेल्टा T। अभी जितनी भी वैल्यू आई है आपके पास, P डेल्टा V की, डेल्टा H की और डेल्टा E की, इन सभी को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। हम क्या कहेंगे, ऑन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, सारी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। अब CV डेल्टा T और CP डेल्टा T को एक तरफ ले लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, CP डेल्टा T माइनस CV डेल्टा T इज इक्वल टू R डेल्टा T, राइट।
अब Cp और Cv डेल्टा टी में डेल्टा टी कॉमन है, हमने बाहर ले लिया, तो Cp माइनस Cv डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी, राइट। डेल्टा टी दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल्टा टी कॉमन फैक्टर है, कैंसिल कर दिया तो आपके पास आया Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। और अगर आप Cp के रेस्पेक्ट में लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर कहें इक्वेशन नंबर 2, या Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर कहें इक्वेशन नंबर 3, ये दोनों के दोनों मेयर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये दोनों क्या हो गया, मेयर्स रिलेशन, ओके। अब इस पे Cp दे रखा हो Cv पूछ लिया जाता है, Cv दे रखा हो Cp पूछ लिया जाता है, या फिर डायरेक्ट बोर्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात ना करें, सिंपल बोर्ड एग्जाम की बात करें, तो आपको मेयर्स रिलेशन पूछ लिया जाता है कि 1 मोल ऑफ गैस के लिए मेयर रिलेशन क्या होता है, राइट। अब हम बात करते हैं स्पेशल नोट की, कि यहाँ पे हमने दो बात की है, दो हीट कैपेसिटी का जिक्र किया है, एक है Cp विच इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक है Cv हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक टर्म होता है स्टूडेंट्स जिसका नाम होता है एडियाबेटिक कोफिशिएंट, जिसके हम जिक्र करने वाले हैं। तो एडियाबेटिक कोफिशिएंट क्या है, ध्यान से देखिए, हमारे पास जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है Cp और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है Cv, इनका रेशियो ही क्या कहलाता है, एडियाबेटिक कोफिशिएंट। तो हम क्या कह देंगे, द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर to that of heat capacity at constant volume is called as adiabatic coefficient, right। तो जो heat capacity at constant pressure है उसका heat capacity at constant volume के साथ जो adiabatic जो रेशियो होता है उसी को adiabatic coefficient बोलते हैं। इसको गामा से लिखते हैं हम, तो गामा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो गामा हो जाएगा Cp अपॉन Cv, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो वैल्यू ऑफ गामा की हम बात करें मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस कौन होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जितनी भी इनर्ट गैस है उनकी बात कर रहे हैं। उनके लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, 5/3 कहें और 1.67, राइट। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, कैसे आया वो हम आगे बताएंगे, आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में इसका जिक्र किया जाएगा। तो गामा की वैल्यू जब मोनो एटॉमिक गैस के लिए पूछ ली जाए तो 5/3 या 1.67। इसी तरह से गामा की वैल्यू डायटोमिक गैस के लिए पूछ ली जाए वो होती है 7/5 और 1.40। डायटोमिक गैस मतलब O2, Cl2, N2, H2, किसी की भी बात करें जो डायटोमिक है, वो किसी का भी एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं डायटोमिक गैस का, तो उसके लिए गामा की वैल्यू होती है 7/5 और 1.40। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा, इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की एंथैल्पी के बारे में, उसके बाद हमने बात की हीट कैपेसिटी के बारे में, फिर हीट कैपेसिटी के टाइप्स को पढ़ा, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर हमने समझा मेयर्स रिलेशन क्या होता है, कैसे डिराइव किया जाता है, और फिर हमने बात की एडियाबेटिक कोफिशिएंट के बारे में। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हमने जो भी आपको टॉपिक समझाया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई टॉपिक या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उस पे बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और स्टूडेंट अगर आप कोई दूसरा टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि उस पे बेस्ड हम सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उनको शेयर करें, ताकि वो भी सिस्टमेटिक तरीके से केमिस्ट्री की पूरी स्टडी 11th क्लास की एक प्लेटफॉर्म पे किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।